हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो इतना पावरफुल है, चाहे तो राज्य सरकारों का कानून खत्म कर दे, चाहे तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, संविधान का संशोधन खत्म कर दे। उस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी सुओ मोटो लेके ये नहीं सोचा कि भारत के लोगों को 1 साल के अंदर न्याय कैसे दिया जाए। आज तक ये नहीं सोचा कि सबूत के अभाव में इतने लोग बरी हो रहे। अभी कुछ दिन पहले गीतिका शर्मा का हत्यारा वो कांडा भी बरी हो गया, गोपाल कांडा। अरे गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया, ये तो सच है। आखिर किसकी वजह से सुसाइड किया? अरे कम से कम सबूत के अभाव में बरी करने से पहले एक बार आरोपी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो करवा लेते। पूरी दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहा है, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? चलो संसद ने कानून नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अपनी जुडिशियल पावर का यूज करके आर्टिकल 142 का संविधान में जो पावर है उसको यूज करके डायरेक्शन दे सकते हैं। भाई ऐसा है, सबूत के अभाव में बरी करने के पहले एक बार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लो। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे, लेकिन गुनाहगार छूटेंगे भी नहीं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, दोषी को जेल होगी, निर्दोष को बेल मिलेगी। अभी तो उल्टा खेल चल रहा है। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। जब जब हत्या होती है 5-6 काम होता है। व्हाट्सएप के योद्धा वीडियो शेयर करते हैं, फेसबुक के योद्धा फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, ट्विटर के योद्धा ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं, नेता आके उसकी निंदा कर देते हैं, कुछ संगठन कैंडल मार्च भी निकाल देते हैं, फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो। आज तक किसी को फांसी हुई क्या? कितनी जिहादी हत्याएं हो गई, किसी को फांसी हुई? अभिजीत के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी हुई? अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी हुई? अभिजीत सरकार के हत्यारों को फांसी हुई? अविनाश सक्सेना, बादल, बंधु प्रकाश, भरत जाटव, भावेश कोहली, चंदन गुप्ता, ध्रुव त्यागी, दिलवर नेगी, डॉक्टर नारंग, गंगाराम, हर्षा, हिना तंडेजा, हीरा गुजराती, जीतू मोहन, जस्टिस नीलकांत गंजू, कल्पवृक्ष गिरी, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, खेतराम, कृष्णा भारद्वाज, कृष्णा देवनाथ, महक, नीलेश, निकिता तोमर, नीलेश, परेश मेहता, प्रशांत पुजारी, प्रीति माथुर, प्रियंका रेड्डी, रचित जाटव, राजू, रामलिंगम, रतनलाल, रविंद्र कुमार, रिंकू शर्मा, रिया गौतम, रुद्रेश, रुपेश पांडे, शंभू मैती, सावन राठौर, शिवम, सुशील गिरी, तिलक लाल कपड़ू, ट्विंकल शर्मा, उमेश कोले, विधु जैन, विकास यादव, विनोद कुमार, विष्णु गोस्वामी। किसी के हत्यारों को फांसी हुई क्या? ये मैं वो नाम ले रहा हूं जिनके वीडियो शेयर हो चुके हैं, फेसबुक पे आ चुके हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही है, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर हो चुका है, कैंडल मार्च हो चुका है, कई बार जंतर मंतर पे भी लोग बाहर आ चुके हैं, सड़क पे तख्ती लेके निकल चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। किसी को फांसी हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि दवा तो वही पुरानी है, दवा पुरानी है। लोगों को फांसी दिलवाना है तो किसी एक की हत्या पे मत निकलिए, सीधे सीधे कानून बदलने की मांग करिए। और यह मैं माननीय चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, 1990 के कश्मीर नरसंहार वालों को फांसी कब होगी? बंगाल में जिन लोगों ने नरसंहार किया उनको फांसी कब होगी? दिल्ली में जो नरसंहार किया उन्होंने फांसी कब होगी? जम्मू में नरसंहार हुआ, उधमपुर में नरसंहार हुआ। ऐसा कोई भारत का कोना नहीं है जहां टाइम टाइम पे दंगे नहीं होते, नरसंहार नहीं होते, निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होती। किसी को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। अब सवाल यह है कि जैसे यहां नरसंहार होता है, पत्थरबाजी होती है, सर्दन से जुदा होता है, ऐसा चीन में होता है क्या? जोर से बोलिए। इजराइल में होता है, सिंगापुर में होता है। क्यों? क्या वहां के जज बहुत अच्छे हैं? क्या वहां के शासक बहुत अच्छे हैं? क्या वहां के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं? नहीं। क्या अच्छा है?
कानून। सिंगापुर में कोई जज है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स जज है कि वाई जज है कि जेड जज है, 1 साल के अंदर सजा होनी है तो होगी। अभी चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, थोड़ा सा पैसा ले लिया था। लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है चाइना में। एक फैक्ट्री के जीएम ने थोड़ा सा कमीशन ले लिया था वेंडर से, काम देने के बदले, ठेका देने के पहले, फांसी हुई है। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा पाया गया एक व्यक्ति के पास, केवल 900 ग्राम, 9 किलो भी नहीं, फांसी हुई है। व्यक्ति पावरफुल नहीं होता, याद रखिए। शासक पावरफुल नहीं होता, जज पावरफुल नहीं होता। पावर क्या होती है किसमें? कानून। और कानून बनाने की कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए। हर चीज की लागत होती है। एयरपोर्ट बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, स्कूल बनाने की लागत, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत, हाईवे बनाने की लागत, ट्रेन बनाने की लागत, रेल बनाने की लागत, स्टेशन बनाने की लागत, सब कुछ लागत आती है, लेकिन चंद लोगों को फायदा होता है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती और भारत के 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। लेकिन इसलिए नहीं बन रहा है। आप डॉक्टर से खुश हो, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन आप कहीं नहीं रहे भैया दवा कब बदलेगी। जो पहले बुखार था धीरे धीरे देखते देखते टाइफाइड हो गया, जो पहले बुखार था देखते देखते निमोनिया हो गया। क्यों? क्योंकि बीमारी का तत्काल इलाज नहीं होता, बीमारी बढ़ती है। ऐसा ही है ना सब? ऐसे ही। ऐसे ही अपराध का तत्काल इलाज नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। भ्रष्टाचार का तत्काल इलाज नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ता है। लेकिन हमने न मांगा न दिया। आखिर इस देश में खासतौर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हर तरीके की याचिका सुनता है, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, ऑल इंडिया जजेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज साल में एक बार बैठते हैं। कई बार तो प्रधानमंत्री भी उसमें बुलाए जाते हैं, कई बार तो मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का संयुक्त कॉन्फ्रेंस भी होती है। आज तक इस बात पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, 1 साल के अंदर सजा का ऐलान हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। और भारत में जितनी भी अराजकता है, जितना अपराध है, जितना भ्रष्टाचार है, उसके लिए बहुत हद तक हमारी न्यायिक व्यवस्था दोषी है। और न्यायिक व्यवस्था अगर घटिया है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। अगर आपके धार भोजशाला का विवाद, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 1 साल के अंदर अगर इसका निपटारा हो जाए, 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? ठीक हो जाएगा। काशी मथुरा का विवाद, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मीडिया में डिबेट हो रही है, रोज तू मैं हो रहा है, 1 साल के अंदर फैसला कर दीजिए, खत्म, आगे मामला बढ़ गया। भाई जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तभी तक तो डिबेट हो रही थी ना। फैसला आ गया, विवाद खत्म, मामला आगे बढ़ गया। ऐसे ही अगर न्यायिक व्यवस्था फास्ट हो जाए, मुकदमों का जल्दी जल्दी निपटारा करना शुरू करे, अपने आप जातिवाद भी बहुत कम हो जाएगा, भाषावाद भी कम हो जाएगा, क्षेत्रवाद भी कम हो जाएगा, अलगाववाद भी कम हो जाएगा, माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा। किसी भी मुकदमे में जो दोषी होता है वो चाहता है कि मुकदमा लंबा चले, ऐसे ही तो है। जो निर्दोष होता है वो चाहता है मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए। बलात्कारी चाहेगा मुकदमा 20 साल चले, पीड़िता चाहती है कि मुकदमा 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए। ऐसे ही है ना? अभी मुकदमा लंबा चल रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। जोर से बोलिए। तो ये न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी को मदद कर रही है या पीड़िता को मदद कर रही है? घूसखोर चाहता है मुकदमा लंबा चले और मुकदमा लंबा चल रहा है, यानी न्यायपालिका भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारी को बचा रही है। अपराधी चाहता है, हत्यारा चाहता है मुकदमा लंबा चले, पीड़ित चाहता है मुकदमा जल्दी खत्म हो। जिसके बेटे को मार दिया है, जिसके परिवार की हत्या हो गई, वो चाहेगा जल्दी फैसला हो जाए।
लेकिन मुकदमा 20 साल 30 साल चल रहा है। यानी न्यायिक व्यवस्था किसके पक्ष में खड़ी है? हत्यारों के। किसी के अगर घर का विवाद है, मकान मालिक किराएदार का, मकान मालिक चाहेगा जल्दी से मकान खाली हो जाए, किराएदार चाहेगा मुकदमा 20 साल 30 साल चले। ऐसे ही है ना? तो न्यायिक व्यवस्था किसके साथ में खड़ी है? जो खाली नहीं कर रहा, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ। प्रशासन चाहता है कि सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इसको तोड़ फोड़ कर दूर कर दूं। लेकिन न्यायिक व्यवस्था उस अवैध निर्माण को हटाने में 20 साल तक मुकदमा सुनती रहती है। तो न्यायिक व्यवस्था अवैध निर्माण को बढ़ा रही है, घटा रही है। घुसपैठिए चाहते हैं भारत में उनका मुकदमा लंबा चले, न्यायिक व्यवस्था 30 साल उनका मुकदमा सुन रही है। तो न्यायिक व्यवस्था घुसपैठियों के समर्थन में या विरोध में है? वास्तव में अगर न्यायिक व्यवस्था ठीक हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बन जाए, जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए, घुसपैठ भी रुक जाएगी, धर्मांतरण भी रुक जाएगा, जनसंख्या और जिहाद भी रुक जाएगा, माओवाद भी खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था धर्म की जय नहीं कर रही है। यह संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। आप सोच रहे होंगे इसमें कहीं लिखा नहीं है। नहीं लिखा है तो प्रियम्बल में पढ़िए। प्रियम्बल कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। फंडामेंटल राइट को पढ़िए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है सबको समान रोजगार का अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 21 कहता है सबको एक समान जीवन जीने का अधिकार है। जब हर जगह समानता की बात हो रही है, यही तो राम राज्य है। राम राज्य को अगर 4 शब्दों में कहें, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। तो संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले कौन कौन? 5 लोग संविधान की शपथ लेते हैं। शेड्यूल 3 में उनकी शपथ बनी हुई है। अधिवक्ता मित्रों को पता है शेड्यूल 3 में कौन कौन शपथ लेता है? हाई कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, सांसद शपथ लेते हैं, विधायक शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री शपथ लेते हैं। ये 5 लोग क्या शपथ लेते हैं? संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावना के अनुसार आगे नियम कानून बनाऊंगा, संविधान को अपने जीवन में उतारूंगा। ये उनकी ओथ है। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब उन्होंने शपथ लिया, यानी संविधान में जितनी बातें लिखी हुई हैं उन सबको लागू करना उनकी ड्यूटी है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ड्यूटी है सबके साथ न्याय हो। अब न्याय 20 साल के बाद न्याय हो तो काहे का न्याय? वो तो अन्याय हो गया। मकान मालिक को जितना किराए से मिला उससे ज्यादा उसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में खर्च करना पड़ जाए, किराएदार को निकालने में खर्च करना पड़ जाए, उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अगर कोई एक दबंग आदमी किसी की जमीन पे कब्जा कर ले और दबंग आदमी से जमीन को छुड़ाने में उस बेचारे गरीब इंसान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 30 साल लड़ना पड़े और लड़ने के बाद जमीन मिली, उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उसको न्याय कहां मिला? अरे 30 जमीन तो उसी की थी, 30 साल किसी और ने बोया, 30 साल किसी और ने खेती किया, उसको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। 30 साल वो मुकदमा लड़ा, तारीख पे तारीख गया, अपना कहते तन भी बर्बाद, मन भी बर्बाद, धन भी बर्बाद किया। 30 साल के बाद अगर उसको अपनी जमीन मिल भी गई तो न्याय नहीं, ये अन्याय है। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आज की डेट में किसी को सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने में कोई डर क्यों नहीं है? उसको पता है मुकदमा चलेगा 30 साल। किसी की जमीन कब्जा करने से डर क्यों नहीं लगता? उसको पता चलेगा मुकदमा 30 साल। किसी को घूस लेने से डर क्यों नहीं लगता? उसको पता चला मुकदमा 30 साल। किसी का किडनैपिंग करने से डर क्यों नहीं लगता? उसको पता चलेगा मुकदमा 30 साल, हो सकता है कि सबूत के अभाव में छूट भी जाए। और ऐसा हुआ है। इतने एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या?
हुई किसी को? 12-13 साल हो चुके। हेलीकॉप्टर घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में किसी को सजा नहीं हुई। केरला सोलर पैनल घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आधार स्कैम में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आसाम एजुकेशन स्कैम में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। बेंगलुरु मेयर स्कैम में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। इसी तरीके से कैश फॉर जज किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आपको एक जो पुराने लोग हैं उनको पता है, एक बार संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, याद होगा? याद है? किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? नहीं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक सर्जिकल घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। पीएफ स्कैम हुआ, ईपीएफ स्कैम हुआ, गोवा माइनिंग स्कैम हुआ, हुड्डा प्लॉट स्कैम हुआ, बीज घोटाला हुआ, फल घोटाला हुआ, जल घोटाला हुआ, और चारा घोटाले के बाद अभी तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला भी। कोई घोटाला बचा क्या? जमीन से आसमान पाताल सब हो गया था। चारा था, अब चारा खाने के बाद जो निकलता है, गाय चारा खाती है, चारा घोटाला पहले, अब बचा क्या था? बोले चारा खाने के बाद गोबर निकलता है। ऐसे ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए पेमेंट कर दिया, उनके पास गाय तो छोड़ो बकरी भी नहीं है, और उनको गाय के गोबर का करोड़ों रुपए पेमेंट हो गया। बोले इनके पास गौशाला थी, उनके पास इनफैक्ट बकरी भी नहीं, बकरीशाला भी नहीं उनके पास। क्यों? क्योंकि उनको पता है मुकदमा आराम से चलेगा और मुकदमा खत्म होने से पहले हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। भारत में भ्रष्टाचार का मुकदमा ऐसे ही हुआ। नरसिम्हा राव जी खत्म हो गए, उसके बाद मुकदमा अपने आप खत्म हुआ। सुखराम खत्म हो गए, मुकदमा अपने आप खत्म हुआ। शिबू सोरेन का ऐसे हुआ, हजारों लोग। और आपको जान के आश्चर्य हुआ, जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है आजादी के बाद। कितना? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का घोटाला। 15 लाख करोड़ तो हर साल घोटाला हो जाता है, हर साल। कैसे? भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट कितना है? 75 लाख करोड़। कोई ऐसी स्कीम बताइए जिसमें 20% से कम कमीशन हो, है क्या? कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें 20% से कम हो। चाहे सड़क हो, चाहे टेंडर हो, चाहे स्कूल का टेंडर, हॉस्पिटल का टेंडर, चाहे कुछ भी हो, 20% है कि नहीं है? ऑन एन एवरेज कहीं कहीं 40 भी है, कहीं कहीं 50 भी है, कहीं कहीं तो पूरा पूरा घोटाला है। वो तालाब जो है कागज पे खुदता है, कागज पे पूरा पास हो जाता है। 75 लाख करोड़ का 20% मतलब 15 लाख करोड़। तो 15 लाख करोड़ साल में ऐसे ही चला जाता है। लेकिन सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं कि प्लीज जुडिशियल रिफॉर्म करिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला हो। और कुछ काम तो न्यायपालिका बिना नए कानून के भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई साक्ष्य न मिले तो उनको इतना अधिकार है कि पुलिस को बोले तुम एक काम करो, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून करो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, टेस्ट करके पता चलो कि इसने मारा कि नहीं मारा, चोरी किया कि नहीं किया, हत्या किया कि नहीं किया, बलात्कार किया कि नहीं किया। 2-3 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। सच झूठ का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई खर्चा आएगा क्या? जरा जोर से बोलिए। न्याय मिलेगा कि नहीं? एक भारत में जो घुसपैठ और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा हमारी डेमोग्राफी के लिए खतरा हो चुका है, घुसपैठ और धर्मांतरण। और अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 3 महीने फ्रांस जला है। आप लोगों ने देखा नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा फ्रांस को जलते हुए? सबने देखा। कभी आपने सोचा फ्रांस जल क्यों रहा है? फ्रांस के पास तो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है, फ्रांस के पास तो वीटो पावर भी है, फ्रांस के पास तो वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, फ्रांस के पास तो राफेल भी है, फ्रांस के पास तो यूसीसी भी है। तो फ्रांस जला क्यों? क्योंकि
फ्रांस ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनाया। झूठे मानवाधिकार के ढोंग के चक्कर में उसने लिबरल एटीट्यूड अपनाया और बिना समझे बिना जाने शरण देता गया। और पता है, फ्रांस को उन्हीं लोगों ने जलाया जिसको फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया। जिसको फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया, फ्रांस को उसी ने जलाया।